वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। जैसा कि आज बायोलॉजी का क्लास है आप लोगों का। बायोलॉजी में आप लोगों को वहाँ तक बता दिए थे, डीएनए तक हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग वहाँ तक का क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में जाके आप देख सकते हैं उसको, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसको जाके देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिएगा तो बेटर ढंग से आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डीएनए तक हो गया था, अब बढ़ते हैं आगे यानी आरएनए पर। ठीक है, आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या हुआ? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज एसिड। क्या देखिएगा, क्या केवल सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है? कैसी संरचना होती है? तो यह सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है। सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है। ठीक है, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? तो इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, राइबोज शुगर पाया जाता है और इसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। यानी कि यह प्रोटीन का क्या करती है? तो संश्लेषण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण करती है। संश्लेषण करती है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी जिस तरीका से डीएनए में 4 प्रकार का क्षार पाया जाता था, इसी तरीका से आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। यानी कि आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है AU GC। ठीक, AU और GC। यानी ए का मतलब एडानिन। ए का मतलब क्या हुआ है? तो एडानिन। ए का मतलब एडानिन। यू का मतलब यूरेसिल। यूरेसिल। सी का मतलब गुआनिन। गुआनिन। तथा सी का मतलब साइटोसिन होता है। क्या होता है? साइटोसिन। ठीक, यानी कि आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। AUGC यानी कि एडानिन और यूरेसिल डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तथा गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जबकि डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते थे, उसमें 4 प्रकार के डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते थे। इसमें पाया जाता था AU AT यानी कि एडानिन और थाइमिन, AT और GC। ठीक है, AT और GC यानी कि एडानिन तथा थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते थे, एवं गुआनिन एवं साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते थे। ठीक है, यानी कि इसमें से यदि बोल दिया जाए डीएनए को आरएनए बनाना है, इसमें से क्या किया जाता है? सिर्फ यहाँ से थाइमिन को हटाकर क्या करेंगे? यूरेसिल डाल देंगे। यूरेसिल डालने के बाद यह आरएनए बन जाएगा। ठीक है, और यूरेसिल को हटा के यूरेसिल को हटाकर यहाँ पर थाइमिन को प्रतिस्थापित कर देंगे या फिर डाल देंगे, तो यह फिर क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरएनए 3 भागों में विभक्त होती है, या आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आरएनए के प्रकार देख लेते हैं। आरएनए के प्रकार, या 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। एक होता है इसमें mRNA। दूसरा होता है tRNA। तथा तीसरा होता है rRNA। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले mRNA का हिंदी नाम इंग्लिश में देख लेते हैं फुल फॉर्म।
मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ से टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए या फिर ट्रांसपोर्ट आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और आर का मतलब हो जाता है राइबोज आरएनए, राइबोज आरएनए या फिर राइबोसोम आरएनए, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए राइबोसोम, राइबोसोम का क्या कार्य होता था, कोशिका के बारे में जब बता रहे थे वहां पे बताए थे राइबोसोम का क्या कार्य होता था, या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और प्रोटीन बनता किससे है, तो एमिनो एसिड से बनता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में कुल 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। कुल कितने एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करती है, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करती है। यानी कि हमारे शरीर में कुल 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जो कि पहले से 10 एमिनो एसिड पहले से हमारे शरीर में मौजूद होता है, तथा 10 एमिनो एसिड को हम लोग भोज्य पदार्थ या फिर भोजन के माध्यम से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसी एमिनो एसिड का यानी कि आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है, तो एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए जो होती है या एमिनो एसिड की पहचान करती है, एमिनो एसिड की पहचान, एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है, तो एमआरएनए करता है, ठीक है। तथा जब एमिनो एसिड की पहचान एमआरएनए कर लेता है तो इसके बाद इसका क्या कार्य होता है, टीआरएनए का कार्य होता है। टीआरएनए का क्या कार्य होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रांसफर आरएनए, यानी कि यह क्या करता है, यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, या एमिनो एसिड को यहाँ से उठाकर क्या कहाँ पे पहुंचा देता है, राइबोज आरएनए पर पहुंचा देता है। यानी इसका कार्य, या एमिनो एसिड को आरएनए या राइबोसोम तक पहुंचाता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। अब देखिएगा, जब यह एमिनो एसिड को कहाँ पहुंचा देता है, आरएनए तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आरएनए का क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब आरएनए क्या करेगा, यानी कि आरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड को लेकर प्रोटीन का निर्माण करेगा, यानी कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण या फिर कह सकते हैं या प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए एमिनो एसिड की पहचान करता है, टीआरएनए एमिनो एसिड को आरआरएनए तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि इसे यातायात के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तथा आरआरएनए क्या करता है, या प्रोटीन का संश्लेषण या फिर निर्माण करता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं डीएनए का डीएनए में बनना, कभी कभी पूछ लिया जाता है डीएनए का डीएनए में बदलना क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, और आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं डीएनए, डीएनए। अब देखिएगा, डीएनए से डीएनए का बनना, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रेप्लिकेशन कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से
आरएनए क्या बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन तथा डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एवं आरएनए से डीएनए का बनना क्या आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, तथा आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या, तो आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। यानी डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, तथा आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देख लेते हैं सेल डिवीजन के बारे में, यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। कौन बताए थे, तो रुडोल्फ विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने। इसके बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चाउ, यानी कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। ठीक है देखिएगा, कोशिका विभाजन जो होती है क्या कहलाते हैं, मतलब कोशिका विभाजन किसको कहते हैं, यानी कि एक कोशिका को, कोशिका के टूटने से दो नई कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। यानी कि एक कोशिका से तो नई कोशिका का बनना ये क्या कहलाता है, तो कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा कोशिका विभाजन, मान लीजिए यह एक कोशिका है, ठीक है, यह कोशिका है और इससे विभाजन क्या हुआ, इस कोशिका का विभाजन होने से दो नई कोशिका या फिर तीन नई कोशिका बन गई, दो या दो से अधिक कोशिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ, तो यही क्या कहलाता है, तो कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिस कोशिका का क्या, तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उस कोशिका को मदर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर सेल कहा जाता है। यानी कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उस कोशिका को मदर सेल कहा जाता है, तथा जो नई कोशिका बनती है उसे डॉटर सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो डॉटर सेल कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं।
कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। यानी कि 3 प्रकार से कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होती है। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, ये माइटोसिस, ये माइटोसिस, ये माइटोसिस, माइटोसिस तथा मियोसिस। इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है कि आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश नाम ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले असूत्री विभाजन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये माइटोसिस, यह विभाजन जो होती है, यानी असूत्री विभाजन जो होती है, या प्रोकैरियोटिक जीवों में होती है, यानी कि सूक्ष्म जीवों में होती है। सूक्ष्म जीव यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव वैसे जीवों को कह सकते हैं जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं या सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, जीव एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, जीव तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कैसा विभाजन होता है, तो वह सूत्री विभाजन होता है, प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक। जीवों में कैसा विभाजन होता है, तो वह सूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये असूत्री विभाजन में क्या होती है, जो मदर सेल जो होता है, क्या होती है, मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। यानी कि मदर सेल का आकार क्या होता है, बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके बीच से क्या होती है, दबने लगती है और 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यानी कि एक मदर सेल से 2 नए डॉटर सेल का निर्माण हो जाती है, जिससे हम लोग कौन सा विभाजन कहते हैं, तो असूत्री विभाजन कहते हैं। जिस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यह एक कोशिका है, ठीक है, यह एक कोशिका है, या कोशिका का आकार क्या होगा, बड़ा होने, छोटा लेते हैं पहले। मान लीजिए यह एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका का आकार क्या होता है कि बड़ा होने लगता है, यानी कि इसे मदर सेल है, मदर सेल, ठीक है। यानी कि मदर सेल का आकार क्या होने लगता है, यहाँ पे बड़ा होने लगता है। और बड़ा होने के साथ साथ क्या होती है, मान लीजिए बड़ा होने के साथ साथ क्या होती है, बीच से धंसने लगती है, यानी कि इस आकार से बड़ा होने लगती है, और अंततः क्या होती है, इस आकार में आ जाती है। और अंततः यहाँ से क्या होता है, दोनों में डिवीजन हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से हट जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो कोशिका हुई है, इसका आकार पहले क्या हुआ, सबसे पहले इसका आकार बड़ा हो गया, यानी कि बड़ा होते चल गया, ठीक है। बड़ा होने के बाद क्या होती है, या बीच से धंसने लगती है, यानी कि यहाँ से क्या होती है, या धंसने लगती है, धंसने लगती है, यानी कि इस आकार से क्या होती है, धंसने लगती है। और अंततः क्या होता है कि धंसते धंसते एक सिचुएशन ऐसा आता है, दोनों एक दूसरे से सट जाती है, यानी कि इसके बाद हम कह सकते हैं इस आकार में आ जाती है, ठीक है। आकार में आने के बाद अंततः दोनों कोशिका एक दूसरे से अलग हो जाती है। अलग होने के कारण यानी कि इस दोनों कोशिका को हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल।
राउटर सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया असूत्री विभाजन। अब थोड़ा देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। असूत्री विभाजन हो गया, कौन कौन सा हुआ है यहाँ पे, असूत्री विभाजन हो गया। अब थोड़ा समसूत्री विभाजन के बारे में देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में देख लेते हैं, इसका इंग्लिश नाम देख लेते हैं माइटोसिस। ठीक है, देख लेते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम कौन बताए थे, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने बताए थे, वाल्टर फ्लेमिंग के बारे में सर्वप्रथम वाल्टर फ्लेमिंग ने बताए थे समसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो होती है या कायिक कोशिकाओं में होती है। कैसी कोशिका में, तो या कायिक कोशिकाओं में होती है। अब देखिएगा कायिक कोशिका क्या होती है। हम लोग बचपन से या फिर कहीं भी सुनते आए हैं काया और काया। ठीक है, काया क्या होती है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हाथ हो गया, हाथ का भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सब क्या कहलाती है, काया। ठीक, या फिर काया या फिर कायिक कोशिका कहलाती है। यहीं पे जैसे कि कहीं पे कट फट जाता है तो यहाँ पे जो विभाजन होके वह नई कोशिका का निर्माण करती है, तो उसी नई कोशिका को क्या कहा जाता है, तो कायिक कोशिका कहा जाता है। और वो कटा फटा जो एक दूसरे से मतलब कट फट जाने के बाद जो पूर्णता क्या होती है, पुनः अपना नया रूप धारण कर लेती है। नया रूप धारण कर लेती है, उसमें जो विभाजन होता है यानी कि कोशिका का जो निर्माण होता है वह समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा समसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है यानी कि आधा आधा होने लगती है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या आधा आधा होने लगती है, इसीलिए इस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। मान लीजिए यह एक कोशिका है और इस कोशिका से दो कोशिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ, दो कोशिका से निर्माण हुआ। तो इसमें जितने गुणसूत्र की संख्या होगी उसका आधा गुणसूत्र इसमें होगा। मान लीजिए इसमें ए गुणसूत्र है, इसमें A/2 गुणसूत्र होगा और इसमें भी A/2 गुणसूत्र होगा। इसीलिए इसे दोनों में समान संख्या में क्या होती है, गुणसूत्र जाती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन कुल 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन पांच अवस्था संपन्न होती। ठीक है, समसूत्री विभाजन कुल 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। पांचों अवस्थाओं का नाम इजी वे में याद रख सकते हैं आप। पहले याद रखिए इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो। ठीक है, इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो। इंटर, प्रो, मेटा, एना और
टेलो। 5 अवस्थाओं में समसूत्री विभाजन क्या होती है, संपन्न होती है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक, सबसे पहले तो 5 अवस्थाओं का नाम याद रखिए। ठीक है, यानी कि इंटर, प्रो, मेटा, एना, टेलो। इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो। उसके बाद फेज तो सब में ही कॉमन है। ठीक है, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अब देखते हैं इंटरफेज क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए यह क्या है, एक कोशिका है। ठीक, अब एक चीज देखिएगा इसमें, क्या कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक, क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्रोमोजोम क्या होती है यानी कि सबसे विभाजन, जब भी विभाजन करेंगे तो सबसे पहले किसका विभाजन होगा, यानी कि कोशिका के दिमाग का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए यदि इसका डायरेक्ट विभाजन कर दें, यानी डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट कोशिका को 2 बराबर भागों में यदि बांट दिया जाए तो इसके अंदर एक चीज और पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आप लोगों को बताए थे कि लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघट्ट एंजाइम पाया जाता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। और यह एंजाइम पूरे कोशिका में फैलकर कोशिका को क्या करती है, नष्ट करने लगती है। इसीलिए सबसे पहले किसका विभाजन करे, तो केंद्रक का विभाजन करे कोशिका में। और देखिए केंद्रक में, यानी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है। पहले तो इसमें यानी कि नाम से ही पता चल रहा है समसूत्री विभाजन। डायरेक्ट यहाँ पर यदि केंद्रक का विभाजन कर दिया जाए तो यहाँ पे केंद्रक क्या हो जाएगा, 2, यदि किसी केंद्रक में यदि यानी कि 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो किसी केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या ज्यादा होगी, तो किसी केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कम होगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इंटरफेज में क्रोमोजोम को क्या किया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। यानी कि इंटरफेज में यहाँ लिख सकते हैं हम, इंटरफेज में इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रोमोजोम का विभाजन किया जाता है, या क्रोमोजोम को अलग कर लिया जाता है। क्रोमोजोम को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक, यानी कि इंटरफेज में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो क्रोमोजोम को अलग किया जाता है तथा इसमें डीएनए का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, तो डीएनए का निर्माण होता है। ठीक, डीएनए का निर्माण होता है। और एक चीज और पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज होती है। यानी इंटरफेज या सबसे बड़ी अवस्था होती है, या सबसे बड़ी अवस्था होती है। ठीक, समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज होती है। इसमें सबसे पहले क्रोमोजोम अलग होता है, उसके बाद इसमें डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं अब प्रोफेज में। इसमें डीएनए यानी क्रोमोजोम अलग हो गया और डीएनए का निर्माण हो गया। तो अब देखिएगा, अब इसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस का विखंडन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, केंद्रक का विखंडन कर देंगे, केंद्रक का विभाजन कर देंगे। तो प्रोफेज यानी कि प्रोफेज में क्या कर सकते हैं, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, एक चीज और इसमें देखिएगा, जब इसमें केंद्रक का विभाजन होता है इसके बाद देखिएगा इसमें और भी चीज पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया राइबोसोम हो गया, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया।
इस तरीका से बहुत सारे इसके कोशिकांग पाए जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट विखंडन करना संभव नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए लाइसोसोम को क्या करेंगे, डायरेक्ट यदि विखंडन करना स्टार्ट कर दें तो इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वह पूरे कोशिकाओं में फैलकर सभी कोशिकांगों को क्या करेगी, नष्ट करने लगेगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक चीज का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है स्पाइंडल फाइबर। क्या बोला जाता है, यानी स्पाइंडल फाइबर का निर्माण किस में होता है, तो प्रोफेज में होता है। इसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। ठीक, फाइबर का निर्माण होता है। ठीक है, और स्पाइंडल फाइबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो तुर्क धागा। क्या कहते हैं, तुर्क धागा। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। और देखिएगा यानी कि प्रोफेज में क्या होती है, तो स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होती है, यानी कि तुर्क धागा का निर्माण होती है। यह धागा क्या करती है कि सभी कोशिकांगों को बांधने का कार्य करती है। सभी कोशिकांगों को क्या करती है, बांध डालती है, बांधती है। ठीक, इस आकार से क्या करती है, सभी को बांध देती है। जैसे ये गुब्बारा को देखे हैं आप लोग, जैसे ही गुब्बारा को क्या किया जाता है, बांधा जाता है, तो वह धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ने लगता है और अंततः क्या होती है, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है और अलग हो जाती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से क्या होता है, इसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। और मेटाफेज में क्या होता है कि स्पाइंडल फाइबर क्या होती है, स्पाइंडल फाइबर यानी कि सभी को बांधने का कार्य करती है। यानी मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में स्पाइंडल फाइबर सभी कोशिकांगों में क्या करती है, बांधने का कार्य करती है। यानी कि इसमें इसका निर्माण स्टार्ट होता है और इसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर का पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि मेटाफेज में क्या होता है, तो स्पाइंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और पूर्ण होने के बाद यह क्या करती है, सभी कोशिकांगों को बांधने का कार्य करती है, बांधने का कार्य करती है। और एक चीज और पूछा जाता है, अध्ययन के सुविधानुसार सबसे उपयुक्त अवस्था मेटाफेज होती है। यानी कि अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है, तो मेटाफेज होती है। ठीक है, अब देखिएगा जब स्पाइंडल फाइबर क्या करती है, सभी कोशिकांगों को ये थी बांधने का कार्य करती है और सभी को क्या करती है, सभी सिकुड़ के छोटा हो जाते हैं और सभी को अलग करती है। एनाफेज में क्या होता है, यानी एनाफेज या सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, कह सकते हैं एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। सबसे छोटी अवस्था होती है कौन सी, तो एनाफेज होती है। और एनाफेज में क्या होती है, देख लीजिएगा यहाँ पे एनाफेज में सभी कोशिकाओं को जब बांध के अलग कर लिया जाता है, तब देखिएगा तो जब सारे कोशिकाएं क्या होंगे, अलग होंगे। मान लीजिए यहाँ से जैसे ही अलग हो गया, यानी कि सारे कोशिकांग यानी कि ER अलग बन गया, फिर इधर भी ER बन गया। फिर देखिएगा जब इसको बांधा जाता है, पूरे कोशिका को अलग किया जाता है, तो यदि इसके कोशिकांग यदि इस बीच में यदि पाए जाएंगे तो इसका विखंडन क्या होगा, फिर से हो जाएगा। तो एनाफेज में क्या होती है कि इसमें सारे कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ध्रुव आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है तो एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, यानी कि सभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में छोर की ओर चले जाते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या होता है, सभी कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। की ओर चले जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा सबसे छोटी अवस्था, इसके बाद देखिएगा टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है, समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है और इसमें विभाजन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें विभाजन पूर्ण होता है, ठीक है। यानी पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ, अब सारे यति कोशिका क्या हो गए, छोर की ओर चले गए और उसके बाद कोशिका का विभाजन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार आप लोग पहले देख लीजिए, फिर से इसको रिपीट एक बार कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, समसूत्री विभाजन जो होती है वह 5 अवस्थाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। यानी कि सबसे पहली अवस्था इंटरफेज होती है, तो इंटरफेज में सबसे पहला कार्य होता है इंटरफेज में, या क्या करती है, क्रोमोजोम को, यानी कि क्रोमोजोम की संख्या यानी गुणसूत्रों को क्या करती है, अलग अलग कर देती है तथा डीएनए का निर्माण करती है। और सबसे बड़ी अवस्था, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो वह कौन सी होगी, इंटरफेज होगी। इसके बाद देखिएगा प्रोफेज में क्रोमोजोम की जब संख्या अलग हो जाती है, उसके बाद प्रोफेज में क्या होती है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है तथा स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है किसमें, तो प्रोफेज में, ठीक है। इसके बाद देखिए अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था मेटाफेज होती है। मेटाफेज इसलिए सबसे उपयुक्त अवस्था होती है अध्ययन के लिए क्योंकि इससे पहले भी 2 अवस्था हो चुकी रहती है और इसके बाद भी आने वाली जो भी अवस्था होती है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अध्ययन के अनुसार सबसे उपयुक्त अवस्था मेटाफेज होती है, ठीक है। तथा मेटाफेज में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण क्या होता है, पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होने के बाद यह सभी कोशिकांगों को क्या करती है, बांधने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एनाफेज, एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है और इसमें सारे कोशिकांग क्या होते हैं, एक दूसरे से 20 से हट के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जिससे कि उनका यानी उन कोशिकांगों का फिर से विभाजन ना हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है, समसूत्री विभाजन सबसे अंतिम अवस्था होती है और इसमें कोशिका का विभाजन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। और इसके आगे बच गया आप लोगों का अर्धसूत्री विभाजन, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। यदि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा या फिर आप लोग इस क्लास से कुछ सीखे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।